स्वागत है। आज हमारे पास विश्लेषण के लिए कुछ ऐसा है जो पहली नज़र में शायद थोड़ा सूखा सा लगे, लेकिन हमारा मिशन आज सिर्फ शब्दों का मतलब जानना नहीं है। हम ये देखने जा रहे हैं कि कैसे शब्दों का ये छोटा सा समूह कंपैशन से लेकर कंड्यूसिव तक असल में इंसानी फितरत का एक नक्शा हो सकता है। ये एक बहुत ही मजेदार नजरिया है, क्योंकि एक डिक्शनरी को हम अक्सर एक टूल की तरह देखते हैं। बिल्कुल, मतलब नहीं पता तो देख लिया। हाँ, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो हर पन्ना विचारों का एक इकोसिस्टम होता है। शब्द अकेले नहीं होते, वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे को टक्कर देते हैं। और आज इस पन्ने पर हमें इंसानी भावनाओं और व्यवहार के कुछ सबसे शक्तिशाली शब्द एक साथ मिल रहे हैं। तो चलिए फिर इस नक्शे को खोलते हैं। शुरुआत करते हैं उन शब्दों से जो सीधे सीधे हमारी भावनाओं से जुड़े हैं। ठीक है। पन्ने पर पहला शब्द ही बहुत वजनदार है, कंपैशन, करुणा। हाँ, करुणा या सहानुभूति। डिक्शनरी कहती है दूसरों के दुर्भाग्य के लिए चिंता और दुख। इसके पर्यायवाची हैं पिटी मतलब दया और काइंडनेस दयालुता। ये तो काफी सीधा लगता है ना? लगता तो सीधा है, लेकिन असली कहानी मेरे हिसाब से इसके विलोम शब्दों में छिपी है। अच्छा? इसके विलोम हैं मीननेस यानी नीचता और इंडिफरेंस यानी उदासीनता। अब नीचता तो समझ आती है, करुणा का ठीक उल्टा। हाँ, वो तो है। लेकिन इंडिफरेंस, किसी के दुख से कोई फर्क ही ना पड़ना, ये कई बार सक्रिय क्रूरता से भी ज्यादा खतरनाक होता है। आप ऐसा क्यों मानते हैं? देखिए, किसी को सताना एक बात है, लेकिन किसी के दर्द को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देना, जैसे कि वो इंसान मौजूद ही नहीं है, ये समाज के लिए ज्यादा बड़ी समस्या है। ये बहुत गहरी बात कही आपने। उदासीनता एक तरह की खामोश क्रूरता है। और इसी पन्ने पर हमें एक और भावना मिलती है जो करुणा के बिल्कुल विपरीत छोर पर खड़ी है। कौन सा शब्द? करुणा जहां दूसरों पर केंद्रित है, वहीं ये शब्द पूरी तरह से खुद पर केंद्रित है, कॉम्प्लेसेंट। हाँ, आत्मसंतुष्ट। बिल्कुल। इसकी परिभाषा है अपनी उपलब्धियों से इस हद तक खुश होना कि आप आगे की कोशिश ही ना करें। इसके पर्यायवाची भी देखिए, सेल्फ सैटिस्फाइड और स्मग, आत्ममुग्ध। ये वो खतरनाक आराम है जहां तरक्की रुक जाती है। एक कॉम्प्लेसेंट इंसान को लगता है कि बस मैंने सब कुछ हासिल कर लिया। और इसके विलोम शब्द इस खतरे को और भी उजागर करते हैं। कंसर्न्ड यानी चिंतित और डिससैटिस्फाइड मतलब असंतोष। सही। इसका मतलब ये हुआ कि थोड़ा सा असंतोष और थोड़ी चिंता असल में आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तो आत्मसंतुष्टि एक मीठा जहर हो सकती है। और जब यही आत्मसंतुष्टि हद से ज्यादा बढ़कर घमंड का रूप ले लेती है, तो हम अगले शब्द पर पहुंचते हैं। हाँ, कंसीट, एन यानी अहंकार। ये सिर्फ आत्मसंतुष्टि नहीं है, ये खुद को दूसरों से बेहतर समझने का भाव है। इसके पर्यायवाची देखिए, वैनिटी, ईगोटिज्म, प्राइड। तो अगर हम इन तीनों शब्दों को एक साथ देखें, कंपैशन, कंप्लेसेंट, कंसीट, एक कमाल का पैटर्न दिखता है। क्या पैटर्न? कंपैशन हमें दूसरों से जोड़ता है, कंप्लेसेंट होना हमें खुद में एक तरह से स्थिर कर देता है, और कंसीट हमें दूसरों से पूरी तरह अलग करके खुद के बनाए एक बुलबुले में कैद कर देता है। क्या बात है! एक ही पन्ने पर मानवीय जुड़ाव से लेकर मानवीय अलगाव तक का पूरा सफर। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये तो भाषा की खूबसूरती है। इन भावनाओं की बात तो ठीक है, लेकिन ये भावनाएं हमें किस तरह के काम करने पर मजबूर करती हैं। इस पन्ने पर कुछ बहुत दमदार क्रियाएं मतलब एक्शन वर्ड्स भी हैं। हाँ है। जैसे कि कंपेल मतलब बल से कराना, किसी को कुछ करने के लिए मजबूर करना। ये शब्द अपने आप में एक शक्ति का समीकरण दिखाता है। इसके पर्यायवाची है ऑब्लिगेट, बाध्य करना, और कोअर्स मतलब दबाव डालना। इन सब में एक बाहरी ताकत का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन इसके विलोम शब्द कहानी को पूरा करते हैं। डिसवेड, ना करने के लिए मनाना, और इंड्यूस यानी प्रेरित करना। तो एक तरफ जबरदस्ती है और दूसरी तरफ समझा बुझाकर काम करवाना। हाँ, नतीजा शायद एक ही हो, पर तरीके में जमीन आसमान का फर्क है। और जहां कोई कंपेल करता है, वहां दूसरा इंसान क्या करता है? यहीं पर अगला शब्द आता है, कंप्लाई, वी, आज्ञा पालन करना। हाँ, आज्ञा पालन करना या बात मानना, किसी इच्छा या आदेश के अनुसार काम करना। तो कंपेल और कंप्लाई एक ही सिक्के के दो पहलू है। बिल्कुल, एक शक्ति का प्रदर्शन है तो दूसरा उस शक्ति के सामने झुकना या फिर उसका विरोध करना। अच्छा, हाँ, क्योंकि कंप्लाई के विलोम शब्द भी उतने ही महत्वपूर्ण है। अपोज विरोध करना, रेजिस्ट प्रतिरोध करना, और डिसोबेल अवज्ञा करना। तो ये शब्द हमें एक सामाजिक लेन देन दिखाते हैं। दबाव और उस दबाव की प्रतिक्रिया। हर समाज, हर परिवार, हर ऑफिस में ये ड्रामा हर रोज खेला जाता है।
क्या बात है। और इसी तरह के नैतिक लेन देन से जुड़े दो और शब्द हैं जो एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, और ये शायद इस पन्ने की सबसे मजबूत जोड़ी है। आप कंडेम और कंडोन की बात कर रही हैं। बिल्कुल, कंडेम वी और कंडोन वी। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण नैतिक दुविधा है। पहले कंडेम को समझते हैं। इसका अर्थ है निंदा करना। परिभाषा के अनुसार सार्वजनिक रूप से किसी चीज को पूरी तरह से गलत ठहराना। ये एक बहुत मजबूत और सक्रिय क्रिया है। आप चुप नहीं हैं, आप खड़े होकर कह रहे हैं कि ये गलत है। इसके पर्यायवाची भी इसी ताकत को दिखाते हैं, क्रिटिसाइज, डिनाउंस, पनिश। लेकिन अब इसके विपरीत शब्द पर आते हैं, कंडोन। इसका मतलब है माफ कर देना या नजरअंदाज करना। डिक्शनरी कहती है किसी ऐसे व्यवहार को स्वीकार कर लेना जिसे नैतिक रूप से गलत माना जाता है। यहाँ स्वीकार कर लेना शब्द बहुत जरूरी है। आप शायद उस काम में हिस्सा नहीं ले रहे, लेकिन आप उसे चुपचाप होने दे रहे हैं। हाँ, इसके पर्यायवाची हैं ओवरलुक, अनदेखा करना, और फॉरगिव, माफ करना। अब यहाँ एक सवाल उठता है। पूछिए। क्या किसी गलत काम को अनदेखा करना उसे माफ करने जैसा ही है? ये बहुत बड़ा सवाल है। कोई उदाहरण सोचिए। मान लीजिए कि आप देखते हैं कि आपका कोई दोस्त दुकान से कोई छोटी मोटी चीज चुरा लेता है। हाँ। अब आपके पास विकल्प हैं। आप उसे कंडेम कर सकती हैं, यानी उसे टोक सकती हैं, या फिर आप उसे कंडोन कर सकती हैं, मतलब अनदेखा कर सकती हैं। बिल्कुल। तो उस वक्त चुप रह जाना क्या उसे एक तरह की सहमति देना नहीं है? यही तो मेरा सवाल है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि डिक्शनरी में कंडोन का विलोम सीधे सीधे कंडेम दिया गया है। इसका मतलब है कि भाषा के हिसाब से इन दोनों के बीच में कोई सुरक्षित जगह नहीं है। या तो आप गलत की निंदा करते हैं या आप उसे अनदेखा करके एक तरह से स्वीकार कर लेते हैं। सही कहा। ये शब्द हमें हमारी रोजमर्रा की नैतिक जिम्मेदारियों की याद दिलाते हैं। चलिए अब कुछ ऐसे शब्दों पर आते हैं जो चीजों या हालात की प्रकृति बताते हैं। ठीक है। जैसे कॉम्प्लेक्स एडजेक्टिव, यानी जटिल। कोई चीज जिसमें कई अलग अलग और जुड़े हुए हिस्से हों। और इसी से जुड़ा एक शब्द है जो अक्सर इसके साथ इस्तेमाल होता है, कॉम्प्लिकेट वर्ब, यानी जटिल बनाना। यहाँ एक बहुत बारीक लेकिन जरूरी फर्क है। क्या फर्क है? किसी समस्या का कॉम्प्लेक्स होना एक तथ्य हो सकता है, लेकिन उसे जानबूझकर कॉम्प्लिकेट करना वो अक्सर एक रणनीति होती है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि एक नेचुरल स्टेट है और दूसरा बनाया हुआ? हाँ, जैसे जलवायु परिवर्तन एक कॉम्प्लेक्स मुद्दा है। इसमें विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति सब कुछ जुड़ा है। सही। लेकिन जब कोई नेता या कंपनी उस मुद्दे पर सीधी बात करने के बजाय उसे और घुमा फिराकर पेश करती है ताकि कोई फैसला न लिया जा सके, तो वो उस मुद्दे को कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। वाह, तो एक शब्द स्थिति बताता है और दूसरा नियत। ये तो बहुत काम का फर्क है। बिल्कुल। अब दो और शब्द देखते हैं जो जानकारी देने के तरीके से जुड़े हैं, और ये भी एक दिलचस्प जोड़ी है, कॉम्प्रिहेंसिव एडजेक्टिव और कंसाइज एडजेक्टिव। तो कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है विस्तृत या व्यापक, जिसमें किसी विषय के लगभग सभी पहलू शामिल हों। इसका विलोम है रिस्ट्रिक्टेड, यानी सीमित, या शैलो, मतलब सतही। हाँ, एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट वो है जो कुछ भी ना छोड़े। और दूसरी तरफ कंसाइज का मतलब है संक्षिप्त, कम शब्दों में पूरी बात कहना। इसका विलोम है लेंथी, यानी लंबा। सीधा है। लेकिन यहाँ पे एक मिनट, डिक्शनरी में कुछ बहुत अजीब लिखा है। इसमें कंसाइज के पर्यायवाची में ब्रीफ, यानी संक्षिप्त के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव भी लिखा है। हाँ, लिखा है। ये कैसे हो सकता है? कोई चीज एक ही समय में संक्षिप्त और विस्तृत कैसे हो सकती है? ये कोई प्रिंटिंग की गलती तो नहीं है? नहीं, ये गलती नहीं है, बल्कि ये इस पन्ने का सबसे बड़ा आहा मोमेंट है। सच में? हाँ, ये विरोधाभासी लगता है, लेकिन यही असरदार कम्युनिकेशन का सुनहरा नियम है। कंसाइज होने का मतलब जानकारी कम देना नहीं है, बल्कि कम शब्दों में पूरी जानकारी देना है। अच्छा। इसका मतलब है फालतू शब्दों को हटाना, लेकिन किसी भी जरूरी बात को नहीं छोड़ना। अच्छा, तो मतलब ये कि एक अच्छी बातचीत या एक अच्छी रिपोर्ट वो है जो कंसाइज भी हो और कॉम्प्रिहेंसिव भी, मतलब कम से कम शब्दों में विषय की पूरी तस्वीर दिखा दे। बिल्कुल। आइंस्टाइन ने कहा था, एवरीथिंग शुड बी मेड एज सिंपल एज पॉसिबल बट नॉट सिंपलर। हर चीज को इतना सरल बनाओ जितना हो सके, पर उससे ज्यादा सरल नहीं। वही बात यहाँ लागू होती है। अपनी बात को संक्षिप्त रखो, लेकिन इतना भी नहीं कि जरूरी जानकारी ही छूट जाए।
संक्षिप्तता और संपूर्णता दुश्मन नहीं बल्कि सबसे अच्छे दोस्त हैं। ये तो कमाल की सीख है। चलिए अब आखिरी हिस्से पर चलते हैं। योग्यता और क्षमता। हाँ, वो शब्द जो योग्यता और क्षमता से जुड़े हैं। पहला शब्द है कॉम्पिटेंस एन, यानी योग्यता। किसी काम को सफलतापूर्वक करने की क्षमता। इसके पर्यायवाची भी सीधे हैं, एबिलिटी और कैपेबिलिटी, और विलोम है इनकॉम्पिटेंस यानी अक्षमता। और इसी का विशेषण है कॉम्पिटेंट, यानी सक्षम या काबिल। यहां पर मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। बताइए। इसके पर्यायवाची में कैपेबल यानी सक्षम के साथ साथ क्वालिफाइड यानी योग्य भी लिखा है, लेकिन क्या एक क्वालिफाइड इंसान हमेशा कॉम्पिटेंट होता है? मैंने तो बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, यानी वो क्वालिफाइड है, पर जब काम करने की बारी आती है तो वो कॉम्पिटेंट साबित नहीं होते। यह एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। क्वालिफाइड होना बताता है कि आपके पास कागज पर या सैद्धांतिक रूप से आवश्यक ज्ञान है, आपने परीक्षा पास की है, आपके पास डिग्री है। ठीक है। लेकिन कॉम्पिटेंट होना बताता है कि आप उस ज्ञान को असल दुनिया में इस्तेमाल करके नतीजे दे सकते हैं। तो हाँ, हर क्वालिफाइड इंसान कॉम्पिटेंट हो ये जरूरी नहीं। कॉम्पिटेंस में ज्ञान के साथ साथ अनुभव और समझदारी भी शामिल होती है। और इसका विलोम इस बात को और भी साफ कर देता है। कॉम्पिटेंट का विलोम है इग्नोरेंट, यानी अज्ञानी। बिल्कुल। ये नहीं कहा गया कि उसका विलोम अनक्वालिफाइड है। सही। यही तो सबसे गहरी बात है। सक्षमता का असली उल्टा सिर्फ अक्षमता नहीं बल्कि अज्ञानता है। ज्ञान और जानकारी की कमी ही अक्षमता को जन्म देती है। अज्ञानी होने से लेकर सक्षम बनने तक का सफर ही तो सीखना है। तो आज हमने सिर्फ एक डिक्शनरी का पन्ना नहीं पलटा, हमने इंसानी व्यवहार की एक पूरी किताब के कुछ पन्ने पढ़ लिए। एक तरह से हाँ, हमने देखा कि कैसे कंपैशन हमें जोड़ती है और कंसीट हमें तोड़ता है। हमने कंडेम और कंडोन के बीच की नैतिक रस्सी पर चलने की मुश्किल को समझा, और ये भी सीखा कि असरदार होने का मतलब सिर्फ कॉम्प्रहेंसिव होना नहीं बल्कि कंसाइज भी होना है। बिल्कुल। ये शब्द सिर्फ अक्षर नहीं है, ये वो औजार हैं जिनसे हम अपनी दुनिया को समझते हैं और उसे आकार देते हैं। कंपेल और इंड्यूस में से हम कौन सा रास्ता चुनते हैं, ये बताता है कि हम लीडर कैसे हैं। और कॉम्प्लेक्स चीजों को हम सुलझाते हैं या और कॉम्प्लिकेट करते हैं, ये हमारी नीयत बताता है। सही कहा। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं चाहती हूँ कि सुनने वाले एक विचार अपने साथ लेकर जाएं। जरूर। विचार ये है कि अगली बार जब आप कोई नया शब्द सीखें तो सिर्फ उसका एक मतलब जानकर रोक ना जाएं। खुद से पूछें, इस शब्द का असली एहसास क्या है, इसका विलोम क्या है, और वो विलोम हमें इस शब्द के बारे में क्या सिखाता है। और क्या कोई ऐसा शब्द है जो इसी भाव को और मजबूती से व्यक्त कर सकता है? हाँ, जैसे सैड यानी उदास और डेविस्टेटेड मतलब तबाह। दोनों दुख को दिखाते हैं, पर दोनों का वजन बहुत अलग है। भाषा की असली ताकत इन बारीकियों में छिपी है, और जो इन बारीकियों को समझता है वो न सिर्फ बेहतर ढंग से संवाद कर पाता है बल्कि दुनिया को भी ज्यादा गहराई से देख पाता है।